लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी का सेकेंड चैप्टर संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया, जो कि सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर के फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किए? तो स्वराज पार्टी ने किया था। कब? तो 1934 में। स्वराज पार्टी ने कब किया? 1934 में। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग किया। ठीक है, मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी, जो संविधान का निर्माण करेगी और भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर भी था। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किए थे? तो संविधान निर्मात्री सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एम एन रॉय। ठीक है, एम ए रॉय ने वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम ए रॉय ने दिया था। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम एन रॉय ने दिया था। ठीक है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा क्रिप्स मिशन द्वारा। ठीक है, क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने की द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्त होने के बाद इसका प्रस्ताव सबसे पहले क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या कितनी थी? एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, कितना हो जाएगा? 10 लाख। अभी भी 10 लाख में इलेक्शन होती है ना। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपने रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जो था वो जनसंख्या के आधार पर होना था। ठीक है, प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन करने की व्यवस्था कर दी जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन व्यक्तियों में से कौन है जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ये सभी लोग जानते हैं, विलियम ओड हो जाएगा, क्योंकि पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिस तीनों के तीनों लोग थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचता है। इस मिशन के सदस्य थे, आपको अध्यक्ष हो जाएंगे स्टेफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड के। तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे बोर्ड ऑफ ट्रेड के स्टेफोर्ड क्रिप्स। वहीं भारत सचिव पैथिक लॉरेंस हो जाएंगे और नौसेना मंत्री एबी अलेक्जेंडर। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कब? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको 1946 वाला। किधर गया? कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत होता है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के रूप में सभापति थे। तो कौन थे? ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। तो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ किया जाता है कि अंतरिम सरकार जो है 2 सितंबर 1946 को कार्यभार अपना संभाल लेगा और वायसराय जो होंगे वो इस कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था और जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया तथा उप सभापति बनाया गया। तो जो उस समय के तत्कालीन वायसराय थे उनको कार्यपालिका का पदेन अध्यक्ष बनाया गया और जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या फिर उप सभापति बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित
प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो ये हो जाएंगे आपको राधा कृष्ण। बाकी कौन कौन थे? तो राजगोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद थे और जगजीवन राम थे। ठीक है, तो राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम तीनों थे, जबकि राधा कृष्ण नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है, जिसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री बनते हैं तथा जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्री बनते हैं। जबकि एस राधा कृष्ण इसके प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। तो राधा कृष्ण इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये कार्यकारी परिषद में जितने हिंदू होंगे उतने ही मुस्लिम होंगे, ताकि दोनों संप्रदायों को ये ना लगे कि उनके साथ कोई भेदभाव हो रहा है। ठीक है, वहीं कारण कहता है कि वेविल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ठीक है, अगर ऐसा होता तो वो बंटवारा बच जाता, लेकिन ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं था, बंटवारा तो होना ही था। अक्टूबर 1943, ठीक है, अक्टूबर 1943 में लिथगो के स्थान पे आर के बाल्ड वेवेल वायसराय और गवर्नर जनरल नियुक्त होते हैं। ठीक है, तो अक्टूबर 1943 में लिथगो के स्थान पे चूंकि 36 से 43 तक आपको लिथगो ही थे, उसके बाद वेवेल आते हैं वायसराय बन के। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए थे। ठीक है, बीच में चूंकि भारत में बहुत ज्यादा राजनीतिक उथल पुथल था, उसी को मद्देनजर रखते हुए वेवेल जो थे वो लंदन गए थे। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश की सरकार से बहुत ही अच्छे से बात किया, सारी बातें बताई। फिर जून 1945 में इन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेवेल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारी जो परिषद होगा उसमें मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं की बराबर होना था। परिषद में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़ करके सभी जो सदस्य थे वो भारतीय थे होने चाहिए। ठीक है, सिर्फ वायसराय और कमांडर इन चीफ होगा ब्रिटिशर्स, बाकी सभी के सभी भारतीय होंगे। शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाता है। ठीक है, शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाता है तथा युद्ध के बाद भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना, इस सारी चीजें इसमें प्रावधान किया गया था। वेवेल योजना का उद्देश्य था राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना, ताकि जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हो इनको आजादी दिया जा सके। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। इसीलिए कथन फर्स्ट जो है वो सत्य है, बाकी नहीं। एक चीज बस इन्होंने किया कि ये चाहते थे कि उस कार्यकारी में हिंदू मुस्लिम बराबर की संख्या में, इसके लिए शिमला में एक सम्मेलन भी बुलाया जाता है। ठीक है, में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वह बहुदलीय निकाय होती है, बिल्कुल। और संविधान सभा जो है वो बहुदलीय निकाय थी और उसमें बहुत सारे दल के लोग थे। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो ये भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट है। और पहला और दूसरा गलत है, क्योंकि वयस्क मताधिकार ऐसा कुछ नहीं था। और प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम, इसमें भी थोड़ा सा, संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, न कि प्रत्यक्ष रूप से, इसलिए पहला स्टेटमेंट भी गलत है। इसका निर्वाचन जो था वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन भी किया था। भारतीय संविधान सभा के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, बिल्कुल यह करेक्ट आंसर है। सेकंड कहता है कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी,
तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यह अप्रत्यक्ष परिणाम था। ठीक है, तो गलत, वह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी गलत है क्योंकि बहुदलीय संरचना थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थे, बिल्कुल यह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ए और डी आंसर राइट था। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? ठीक है, गलत कथन बताना है कि कौन सा है। तो इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या कहते हैं? ये गलत है क्योंकि वयस्क मताधिकार वाला कंसेप्ट कुछ था ही नहीं। फर्स्ट कहता है कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, बिल्कुल। उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण था, ये भी करेक्ट है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी, इन सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, तो ये भी करेक्ट है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पे आधारित है। तो जो इसका चुनाव का प्रक्रिया था वो 6वीं अनुसूची पर आधारित था, जैसे कि कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, बिल्कुल। तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। ठीक है, आई बात समझ। कहने का अर्थ ये है कि जो भी कानून बनाने वाले सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य थे, उनका चुनाव जो प्रांतों से चुन के प्रतिनिधि गए थे वो किए थे। इसके अलावा कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, तो सभी लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था, बल्कि उन लोगों का था जैसे कि जिनके पास संपत्ति हो, कर हो, टैक्स देते हो और शैक्षणिक योग्यता भी रखते हो। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना जाता था? भारत के संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुने गए थे। ठीक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे, तो ये सी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो बिल्कुल प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ था। ठीक है, प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, सभी लोग जानते हैं राजेंद्र प्रसाद है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। इसकी अध्यक्षता अस्थायी तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को ही जब बैठक होती है तो वहां पे निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत कर लिए जाते हैं राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो बिल्कुल ये हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के थे। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही। 9 दिसंबर को जो बैठक हुआ था। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। जब संविधान सभा का बैठक हुआ उस समय भी निर्विरोध चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद तथा संविधान सभा के अध्यक्ष स्वतंत्रता के बाद भी यही रहे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो देखिए मनोनीत उपसभापति की बात किया जाए तो ये हो जाएंगे फ्रैंक एंथनी। ठीक है, फ्रैंक एंथनी। तो संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? फ्रैंक एंथनी थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उप सभापति या उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी थे, जो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किए गए थे। एच.सी. मुखर्जी संविधान के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष बने। तो जिस प्रकार से राजेंद्र प्रसाद अस्थायी बने थे उसी प्रकार से एच.सी. मुखर्जी भी उपाध्यक्ष अस्थायी बने थे। उसके पहले फ्रैंक एंथनी थे। फ्रैंक एंथनी।
भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी कब? तो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसके प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ ही हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो बिल्कुल 9 दिसंबर 1946 को। देखिए बार बार सेम क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है, तो सेम ही क्वेश्चन है तो स्किप हम लोग करते जाएंगे क्या। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो ये 22 जनवरी 1947 को होगा। जबकि इस प्रस्ताव को पेश किए थे जवाहरलाल नेहरू ने, और कब किए थे? तो 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किए और 22 जनवरी को फाइनली जा करके यह किस प्रकार से हमारे संविधान का निर्माण होगा उसका प्रस्तावना पारित हो जाता है। संविधान सभा के प्रमुख संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे। कब रखे थे? 13 दिसंबर को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। बिल्कुल उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है। करेक्ट है। तो दोनों फर्स्ट और सेकंड सही था। थर्ड कहता है कि संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ये भी करेक्ट है। और राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, यह कथन गलत हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, बल्कि इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जनप्रतिनिधियों अर्थात के संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से होता है। ठीक है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, 12 अधिवेशन। भारतीय संविधान को बनाने में सभी लोग को बचपन से ही आधे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था और इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुआ। कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा दोबारा 24 जनवरी जो लास्ट इसकी बैठक होती है 1950 को हुआ था, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार से 12 हो जाएगा क्योंकि 11 अधिवेशन हो गया और अंतिम बैठक आपको हो जाता है 24 जनवरी को, इसलिए दोनों को मिला करके 12 अधिवेशन हो जाएगा और कुल 165 दिन। कुल अवधि कितना था? तो 165 दिन। ठीक है। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो 24 जनवरी 1950। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना वर्ष लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। मिलान करना है और बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। ठीक है। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपको H.C. मुखर्जी। ठीक है। H.C. मुखर्जी पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। अस्थायी उपाध्यक्ष का बात करेगा तो H.C. मुखर्जी हो जाएंगे। वहीं प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो कांग्रेसी सदस्य थे K.M. मुंशी। ठीक है। कांग्रेसी सदस्य एकमात्र K.M. मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो ये हो जाएंगे B.T. कृष्णमाचारी। B.T. कृष्णमाचारी राजस्थान से थे। वहीं संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे और राजस्थान के थे B.T. कृष्णमाचारी और संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी।
यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया है, मिलान करना। हम लोग इसको फिर से पढ़ेंगे, रिवीजन हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? बताइए आप लोग कौन थे? तो H.C. मुखर्जी। ऐसे ना देखना नहीं है, ठीक है? अभी जैसे दोबारा हो रहा है, इसको देखना नहीं है, बस बोलना है कि याद हुआ कि नहीं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो कांग्रेसी हो जाएंगे के एम मुंशी। वहीं राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व का बात करें तो ये हो जाएंगे बीटी कृष्णचारी। बीटी कृष्णचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जे.एल. नेहरू। संघ संविधान के जे.एल. नेहरू। वहीं अगर बात किया जाए संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष जिस प्रकार से सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो ये हो जाएंगे फ्रैंक एंथनी और अस्थायी उपाध्यक्ष हो जाएंगे H.C. मुखर्जी। ठीक है, H.C. मुखर्जी। फ्रैंक एंथनी, H.C. मुखर्जी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। बी.एन. राव। बी.एन. राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनीगल नरसिंह राव, इन शॉर्ट बोले तो बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था किसने? तो बी.एन. राव ने ही किया था। प्रथम प्रारूप बी.एन. राव ने ही तैयार किए थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। बी.एन. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थे। तो क्वेश्चन बनेगा कि बी.एन. राव के मूल प्रारूप में कितने अनुच्छेद थे? तो कितने थे? 243। बी.एन. राव के मूल प्रारूप में अनुच्छेद थे 243 और अनुसूचियां थी 13। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है। तो संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 को शुरू हो जाता है और ये 17 नवंबर का शुरू होता है, 26 नवंबर तक ही चलता है। बहुत ही छोटे टर्म के लिए, मतलब नवंबर में ही स्टार्ट हुआ और अंतिम था और नवंबर में ही खत्म हो गया। तो 17 नवंबर 1949 को स्टार्ट होती है और 17 नवंबर 1949 को स्टार्ट होता है और 26 नवंबर 1949 तक ये चलता है। 17 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया था। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख थी 26 नवंबर 1949 और इसी दिन कुछ कानून भी लागू कर दिए जाते हैं, जैसे कि नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध। ठीक है, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध ये सभी के सभी लागू हो जाते हैं। तथापि संविधान के शेष उपबंध जो हैं वो 26 जनवरी 1950 से प्रभावित होते हैं। संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने और पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण किया जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। कब? तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 भारत के संविधान की स्थिति को अपनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था अगर पूछे तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, तो संविधान को 26 जनवरी के दिन इसलिए लागू किया गया क्योंकि इस दिन 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में
पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को ही स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। ठीक है। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने के लिए भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया ताकि इस दिवस को याद रखा जा सके। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है कब? तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। वहीं भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ और कुछ प्रावधान इसी दिन लागू हो गया, जैसे नागरिकता वगैरह। वही सेम क्वेश्चन सेम चीजें रिपीट है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो बिल्कुल संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा के 11 अधिवेशन हो चुके थे 26 नवंबर 1949 को, जबकि 24 जनवरी 1950 को 12वां अधिवेशन होता है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अपनाया गया था, अधिनियमित किया गया था? तो बिल्कुल संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था कब? तो 26 नवंबर 1949 को। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? तो कहाँ से हुआ था? ये हो जाएगा आपको बम्बई प्रेसिडेंसी से। ठीक है। वर्ष 1946 में संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में बी आर अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित थे, परंतु बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाता है। उसकी वजह से डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर के आते हैं। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के एम आर जयकर जो थे ऑलरेडी वहां से निर्वाचित थे, उन्होंने त्याग पत्र दे देते हैं एम आर जयकर, ताकि बी आर अम्बेडकर आ सके संविधान सभा में। पश्चिम बंगाल के ऑप्शन में है, लेकिन यह गलत है, विकल्प नहीं होगा, क्योंकि यह आजादी से पहले था और जो कि पूर्वी बंगाल में जा चुका था देश आजाद होने के बाद पाकिस्तान में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यु हुई थी 1956 में। ठीक है। तो 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में, जबकि इनकी मृत्यु होती है 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में। मृत्यु होती है 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में। 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुआ था। तो बिल्कुल ये करेक्ट है कि जो भी तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद हुआ था। सेकंड कहता है कथन की भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पे आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध है। ये भी करेक्ट है। ठीक है। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में तीसरा और अंतिम गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप से पेश किया गया था। इसमें भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पे आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान भी किया गया था। नीचे दो स्टेटमेंट है, इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। तो भारत के संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो बिल्कुल यह सही है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जा सकता है, तो ये भी करेक्ट है कि गृहीत संविधान कहा जा सकता है। लेकिन चूंकि गृहीत संविधान है इसलिए देश की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, ये कहना सही नहीं होगा। अब क्यों नहीं सही होगा इसको आइए हम लोग देखते हैं।
भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है और भावी आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो इसमें संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए जाते हैं और इसको एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार दोनों कथन सत्य है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। किसके द्वारा? तो मौलाना आजाद ने कहा था। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पे बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 सालों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए समर्थन किए थे। वो चाहते थे कि युवा राजनीति में भाग लें, पार्टिसिपेट करें, अपना मत दें। देखिए, अबुल कलाम आजाद चाहते थे कि अभी वो मैच्योर नहीं है, उन्हें 15 सालों तक नहीं दे पार्टिसिपेट करना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? तो बिल्कुल महात्मा गांधी। भारत के स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिए थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में खत्म कर देना चाहिए। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है? एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान है जब तक इसमें लोग अपना जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। अदरवाइज कोई भी कितना भी अच्छा कानून क्यों नहीं हो, अगर सत्ताधारी वर्ग उसका मिसयूज करना चाहे तो वो कर ही लेते हैं। तो बिल्कुल सत्य कथन है और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहे थे। संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। उस समय उन्होंने कहा था कि संविधान एक मशीन है की तरह बेजान चीज है। ठीक है, इसमें लोग जीवन फूंकते हैं और जो इसका नियंत्रण करते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और उनकी भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका था? तो ये कहना था आइवर जेनिंग्स का कि राष्ट्रवादी सोच की वजह से जो अल्पसंख्यक है उनके हितों की शायद कहीं न कहीं अवहेलना हुई है, ऐसा मानना था आइवर जेनिंग्स का। आइवर जेनिंग्स का मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम करके आंका है। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये किसका कथन है? तो ये कथन है ऑस्टिन का। ठीक है, संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था, यह कथन था ऑस्टिन का। क्योंकि उस समय भारत में सर्वप्रमुख जो संस्था थी वो कांग्रेस ही थी। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ऑस्टिन का कहना है ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है, यह वक्तव्य अपने वो पुस्तक में बोले थे। उस पुस्तक का नाम था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पुस्तक का नाम था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थे। ठीक है, कुल 15 महिला सदस्य थी। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थे। ठीक, इसी के साथ ये चैप्टर होता है क्लोज। अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, मतलब नेक्स्ट चैप्टर संविधान सभा की प्रमुख समितियां, इसको अगले वीडियो में चैप्टर वाइज करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा सही रहेगा। जो थोड़ा बड़ा चैप्टर रहेगा थोड़ी लॉन्ग वीडियो होगी, शॉर्ट होगा। और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। बाकी कंटिन्यू वॉचिंग।